हेलो, वेलकम एवरीवन। तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के हमने एक तरह से दो पार्ट्स देखे। पहला देख लिया हमने कि यूरोपियंस के ऊपर कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होगा, बाकी यूरोपियन पावर्स के ऊपर। और फिर उसके बाद अब हम इंडियन किंगडम्स के ऊपर देख रहे थे। ठीक है, इंडियन किंगडम्स के ऊपर कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होगा, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑन इंडियन किंगडम्स। तो इसमें भी जो सबसे बड़ा फॉल्ट था वो था मुगल्स में, क्योंकि ये मुगल्स का जो फॉल हुआ, मुगल्स का जो डिक्लाइन हुआ, ये था वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर बनने का। क्योंकि मुगल्स की जो फ्रेगमेंटेशन हुई, उसके बाद नए किंगडम्स की क्रिएशन हुई, उन नए किंगडम्स में आपस में यूनिटी नहीं थी, वो आपस में अपने पर्सनल एम्बिशंस के लिए लड़ रहे थे। तो इस सब सिचुएशन की एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने ली इन कंडीशंस की, और इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने। तो मेजर रीजंस अगर हम देखें ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के लिए जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, मेजर रीज़न, मेजर रीजंस बिहाइंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। मैं इसको कहूँगा मेजर रीज़न बिहाइंड सक्सेसफुल ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि आखिर में वो कामयाब हुए इंडिया में एस्टेब्लिश होने के लिए। तो एक तो है लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड पावर, है ना, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड पावर। क्योंकि सेंट्रल पॉइंट ऑफ पावर जो था मुगल्स, वो डिक्लाइन में जा रहे थे, वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे थे। तो हमने देखा मुगल्स में भी क्या, मुगल्स में दो टाइप या फिर दो टाइम पीरियड देखेंगे हम। एक तो मुगल्स 1526 में आए, ठीक है, बाबर की एंट्री के बाद, और 1526 से लेकर के 707 तक का पीरियड, यानी औरंगज़ेब की मृत्यु तक का पीरियड। फिर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद का अगला पीरियड 1707 के बाद शुरू होगा। इन्हें हम कहते हैं लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स की अपनी कोई ख़ास एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो अब हम इस लेटर मुगल्स वाले पार्ट को देखेंगे। तो डिक्लाइन जो हुआ मुगल्स का इंडिया में, ये ब्रिटिशर्स के लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ग्रो होने में मिला। इसका फ़ायदा एक और भारतीय शक्ति को ग्रो होने में मिला, वो शक्ति थी मराठास। इवेंचुअली पर हम देखेंगे कि टाइम के साथ साथ मराठास भी रिड्यूस हो जाएंगे और अंत में ब्रिटिशर्स अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। लेटर मुगल्स जो है वो पावर में लगभग 150 साल रहेंगे, बिटवीन 1707 टू 1857 तक लेटर मुगल्स पावर में रहेंगे। पर हम देखेंगे कि इनकी कोई ज़्यादा खास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी। बाय 1760s लेटर मुगल इतने वीक हो चुके थे कि वो इवेंचुअली ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएंगे। तो एक बिगेस्ट वीकनेसेस जो हम देखें लेटर मुगल की, है ना, लेटर मुगल की अगर हम वीकनेसेस की बात करते हैं, इसमें एक तो था वीक कैरेक्टर ऑफ किंग, वीक कैरेक्टर ऑफ किंग, क्योंकि राजा ही बेकार पर्सन थे, कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं था उनका, अय्याशियों में डूबे हुए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की खबर नहीं होती थी। तो वीक कैरेक्टर ऑफ किंग्स। दूसरा हम देखेंगे डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। तो इस पीरियड में क्या हो जाएगा कि एरिस्टोक्रेसी की डोमिनेंस हो जाएगी। तो अब रोल बढ़ेगा, रोल ऑफ किंग मेकर्स
विल इंक्रीज नाउ, विल इंक्रीज। और साइमल्टेनियसली जो क्या था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ये बहुत वीक थी, इतनी वीक के अपने सोल्जर्स को, आर्मी के सोल्जर्स को सैलरीज तक नहीं दे पा रहे थे। तो इस बेसिस पर हम देखेंगे कि अब फ्रेगमेंटेशन की शुरुआत होगी, अब होगी आपकी फ्रेगमेंटेशन की शुरुआत। और इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से नए किंगडम उभर के आएंगे भारत के अंदर, और इस वजह से एक अलग तरह की पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्रिएट होगी, और हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में एक्सपेंड करेंगे। तो एक तरफ हम देखेंगे कि डिक्लाइन होगा किसका, मुगल्स का, और दूसरी तरफ हम देखेंगे राइज होगा किसका, ब्रिटिशर्स का, और साथ में मराठास का भी। तो हम ये भी देखेंगे कि अब इस पीरियड में कंटिन्यूस फॉरेन इन्वेजन्स होंगे भारत में, और मुग़ल इन्हें रोक नहीं पाएंगे। इस सब सिनेरियो को देखते हुए ब्रिटिश इस पूरे इंसिडेंट्स को इंजॉय करेंगे। तो ठीक है, मुग़ल एम्पायर जो है आने वाले 50 सालों में बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। ये मुग़ल एम्पायर जो फ़िलहाल इस समय ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में है, डेक्कन तक फैला हुआ है, साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में तो है ही है, ये श्रिंक होकर धीरे धीरे सिर्फ दिल्ली तक सिमट कर रह जाएगा। कई नए राज्य उभरेंगे, ठीक है, और इन नए राज्यों में से कुछ तो 1947 तक भी सरवाइव करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हैदराबाद का राज्य जब वो फॉर्म होगा उसके बाद वो 1947 तक सरवाइव करेगा, और कुछ राज्य थोड़ा जल्दी भी निपट जाएंगे। जैसे अब लखनऊ है, कुछ टाइम तो वो सरवाइव करेगा, पर बाद में 1856 तक करेगा वो सरवाइव। लखनऊ यानी कि हम अवध की बात कर रहे हैं अभी। तो जब तक औरंगज़ेब ज़िंदा था तब तक तो प्रॉब्लम्स नहीं थी। औरंगज़ेब कब तक ज़िंदा था? औरंगज़ेब 1707 तक ज़िंदा था, और फिर 1707 में इसकी मृत्यु हुई। तो जब इसके मरने तक क्या हो गया था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इसकी तिजोरी खाली हो गई थी। तो इसने, औरंगज़ेब ने जब 1658 से शासन करना शुरू किया था, 1658 से, तो इसकी इच्छा ये थी कि ये चाहता था ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स बनाए। इसके पहले के जो मुग़ल एम्परर्स थे वो अपने आप को डेक्कन में एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे डेक्कन में। तो इसने डिसाइड किया था कि ये जीतेगा और डेक्कन स्टेट्स में एस्टेब्लिश करेगा। इसने ये भी सोचा था कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में भी जाएगा और वहाँ पे भी कंसोलिडेट करके एक बड़ा एम्पायर बनाएगा। तो 1658 से लेकर के 1707 तक के पीरियड में ये अपना फोकस पहले ईस्ट में रखेगा, फिर उसके बाद लगातार साउथ की तरफ जाएगा, और अंत में इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि औरंगज़ेब खुद अपने आप ही साउथ में शिफ्ट हो जाएगा। और इसके सिर्फ दो टारगेट्स थे। पहला, एक तो डेक्कनी स्टेट्स थे जो उस समय एग्जिस्ट करते थे, दक्कनी स्टेट्स, है ना, एक थे इसका टारगेट दक्कनी स्टेट्स, और दूसरा टारगेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके होंगे मराठास, ठीक है। इसको ये समझ में नहीं आया कि मराठास को ख़त्म करते करते ये कब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो 50 सालों में इसने अपनी तिजोरी खाली कर दी। जब ये मरा तो सिचुएशन ऐसी थी कि आर्मी के सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए पैसे तक नहीं थे। तो ऐसी कंडीशंस में जब ये मरा तो इसके बच्चों के बीच लड़ाई हुई गद्दी को लेकर के कि कौन अगला मुग़ल एम्परर बनेगा। तो औरंगज़ेब इस दुनिया से गया एक इकोनॉमिक क्राइसिस छोड़ करके, और इस क्राइसिस में इसके बच्चे आपस में लड़ेंगे कुर्सी के लिए। तो इसे हम कहते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन, जो औरंगज़ेब के
बच्चों के बीच होगी उसे हम कहते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। तो इसका रिजल्ट वॉर ऑफ सक्सेशन का ये होगा कि अब पावर पर आएगा बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन, इसका और नाम शाह आलम वन भी है, शाह आलम वन। तो ये कैप्चर करेगा पावर को। ये भी कुछ बड़ा करना चाहता था अपने पिता की तरह, ये अपने आप को री एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये ऑलरेडी कमज़ोर था उस समय तक। इन सब सिचुएशंस में इसको समझ आ चुका था कि ये अकेले तो शासन नहीं कर पाएगा। इसे ये भी समझ आ चुका था कि औरंगज़ेब ने जो बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था उसके अलग अलग विस्तारों के अंदर वहाँ के जो स्थानिक राजा हैं वो भी रेबेलियन की तरफ चलने की शुरुआत कर चुके हैं। तो जब ये सत्ता पर आया तब से ही बहुत सारे क्राइसिस इसको फेस करने पड़े। इसको समझ आ चुका था कि इसको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी राज्य चलाने के लिए। तो इन सब सिचुएशन में जो व्यक्ति राजा को सलाह देगा, राजा की मदद करेगा स्टेट को चलाने के लिए, तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि सलाह देने वाला वो व्यक्ति भी शक्तिशाली बनेगा। तो बहादुर शाह वन जो थे वो बहुत ही बूढ़े आदमी थे, ठीक है, लगभग 60 क्रॉस कर चुका था ये बहादुर शाह जब ये पावर पर आया था। तो उस समय हम देखेंगे कि इसको कहा गया कि आप स्टेट चलाइए, पर इसको ये भी समझ में आ चुका था कि अकेले स्टेट नहीं चला पाएगा। ऊपर से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि इस समय तक औरंगज़ेब ने जो कांड किए थे वो सब उभर के ऊपर आ चुके थे। आपको ये पता चलेगा कि इस समय तक राजस्थान जो है वो उबल रहा था, मराठास भी उबल रहे थे। उबलना यानी मतलब गुस्सा था उन लोगों के अंदर, क्योंकि जैसे कि औरंगज़ेब ने साउथ में मराठा से लड़ने में लगभग 40 साल लगा दिए साउथ में औरंगज़ेब ने। सिख्स भी इस समय जो सिखों का राज्य था वो भी गुस्से में था। जाट स्टेट भी जो दिल्ली के चारों तरफ था, दिल्ली के अराउंड वाले रीजन में, वो भी उभर रहा था। तो बहादुर शाह एक ऐसे एडवाइज़र की तलाश में था जो उसकी मदद कर सके राज्य चलाने में। तो उसे एक वज़ीर मिलता है, इसका नाम था, जो उसे वज़ीर मिलेगा अब, इसका नाम था जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान। तो जुल्फ़िकार खान कहता है कि देखो राजा, अगर तुम्हें स्टेट को चलाना है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, वरना पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा दाव उल्टा पड़ सकता है और एक दिन की सुबह आप उठोगे नहीं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मुग़ल जो एरिस्टोक्रेसी थी, इसमें जो इनके पुराने मंत्री थे वो फिर से अब डोमिनेंट हो जाएंगे। इन लोगों में हम देखेंगे जैसे कि लोग हैं जुल्फ़िकार की तरह, वो आएंगे, वो राजा को एडवाइस देंगे। तो मंत्री खुद भी चाहता था कि मैं भी पावरफुल बनूं, इसके लिए उसे राजा को कमज़ोर बनाना पड़ेगा अगर खुद शक्तिशाली बनना है। तो वो एडवाइसेस ऐसी देगा राजा को जिससे राजा कमज़ोर दिखे। तो इसने बहादुर शाह को एडवाइस दी कि सर सिचुएशन बहुत ख़राब है, राजपूत राजाओं के साथ औरंगज़ेब ने बहुत ख़राब किया था, ये इतने गुस्से में है कि एक दिन दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे। बहादुर शाह ने पूछा तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसने बोला कुछ नहीं, जो राज्य ये मांग रहे हैं वो इनको दे दो। तो क्योंकि राजस्थान में, जयपुर में राजपूत राजाओं ने डिसाइड किया था कि हम एक एंटी मुग़ल लीग बनाएंगे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन बहादुर शाह और जुल्फ़िकार को पहुंची, फिर जुल्फ़िकार ने कहा बहादुर शाह को, या जुल्फ़िकार ने बहादुर शाह के थ्रू राजपूतों को मैसेज भिजवाया कि हम आपको रेगुलेटरी स्टेटस देते हैं, हम आपको रेगुलेटरी स्टेटस देते हैं, आप हमारे सामने बगावत मत कीजिए, आप हमारे सामने बगावत मत करो। तो फिर इस तरह से राजस्थान एक सेपरेट एंटिटी की तरह क्रिएट हो गया। तो अब ये बोला गया कि अब से ये मुग़लों का हिस्सा नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुल्फ़िकार फिर से राजा को बोलता है कि देखो बहादुर शाह, औरंगज़ेब ने
मराठाओं को तंग करके रखा था और उनको ख़त्म करने के चक्कर में खुद मर गया। आपके वालिद साहब जो 40 साल दक्कन में गए, अंत में उनको बर्तन बेचने पड़ गए थे, तब जाकर वो वापिस आ रहे थे और रास्ते में वापिस आते हुए वो लुढ़क गए थे। अगर आपको ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए तो मराठाओं के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लो। तो वो पूछता है कैसे करूं अच्छे रिलेशंस। तो वो जुल्फ़िकार कहता है औरंगज़ेब के समय पे हमने एक मराठा युवराज को पकड़ कर रखा है, उसको छोड़ दो। मराठा युवराज शाहू जी महाराज, शाहू जी महाराज को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मराठा युवराज शाहू जी महाराज को छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि छत्रपति शाहू आप वापस जाइए, आप मराठा शासक के रूप में हो, हमें आपके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ पंजाब में जो सिख गुरु थे वो भी पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे। 9वें गुरु का सिर औरंगज़ेब द्वारा कलम किया गया था। तो जो 10वें गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम खालसा पंथ की स्थापना करेंगे और मुगलों के नाम नाक में दम करके रखेंगे। खालसा पंथ का परिणाम ये हुआ कि जब औरंगज़ेब का पतन हो गया तो मुगल्स को समझ आ चुका था कि सिख गुरुओं से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने आखिरी के पीरियड में थे तो ये बहादुर शाह कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी हमसे गलती हो गई है, आप चाहते हो तो मैं आपको टाइटल दे देता हूँ एक मनसबदार का, आप हमारे साथ शांति प्रिय रूप में रहिए। इस तरह से हमें पता चलता है कि उसने सिखों के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की। इसने औरंगज़ेब द्वारा किए गए मैक्सिमम कामों को अंडू किया। क्या किया इसने उनको अंडू किया। ठीक है, इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी औकात नहीं थी कि दिल्ली के बाहर पैर रखे। इसको पता था कि दिल्ली के आजू बाजू में आए हुए जाट किंगडम्स इसकी नाक में दम कर देंगे। तो ये बहादुर शाह जाकर जाटों के आगे भी हाथ जोड़ता है कि हमारे ऑफिशियल्स आ रहे हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, कुछ रेवेन्यू आप रख लेना, कुछ हम रख लेंगे, बस आप इन्हें पीटना मत। तो क्योंकि औरंगज़ेब की मृत्यु के समय तक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जब मुग़ल ऑफिशियल्स जाट विलेजेस में रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते थे तो उनको पीट पीट कर भगा दिया जाता था। जाटों ने तो बल्कि एक बार आगरा में अकबर की कब्र तक खोद दी थी। जाटों ने रेबेल किया हुआ था और इस विद्रोह में उन्होंने अकबर की कब्र को उन्होंने खोद कर रख दिया था लगभग अर्ली 1700 के पीरियड में। इस सब से बौखला कर बहादुर शाह ने कहा था कि देखिए हम लड़ेंगे नहीं, हम शांति प्रिय तरीके से रहना चाहते हैं। तो ये जो बहादुर शाह बंदा था ये बहुत ही पैसिफाइंग पर्सनैलिटी थी इसकी, क्योंकि इसको पता था कि अगर ये हार्श एटीट्यूड रखेगा तो ये राज्य चला नहीं पाएगा। तो जो भी जुल्फ़िकार खान बहादुर शाह को कहता बहादुर शाह करता था। जुल्फ़िकार खान ने फिर अब दोबारा बहादुर शाह को कहा कि तुमने बाहर वालों को तो संभाल लिया, अब अंदर वालों को भी देखना पड़ेगा। तो बहादुर शाह कहता है उनको क्या चाहिए? जुल्फ़िकार कहता है उनको ज़मीन चाहिए, पावर चाहिए, वरना वो तुम्हारे सामने बगावत कर देंगे। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? बोला। तो जुल्फ़िकार खान कहता है तो एरिस्टोक्रेट्स को, बड़े बड़े मंत्रियों को ज़मीन दे दो, आपके पास जो पर्सनल ख़जाने में रखी हुई है वो ज़मीन उनको दे दो। तो लार्ज अमाउंट्स में जागीर्स दी गई। जागीर्स क्या होती हैं? जागीर वॉज अ काइंड ऑफ लैंड विच वॉज गिवन बाय मुगल किंग्स इन praise of the service. These were given by Mughal kings in praise of the service. Jagirs were piece of a land. ठीक है, it was a piece of a land जो मुगल किंग्स सर्विस की प्रेज में देते थे। अब राजा के खुद के पास बहुत कम ज़मीन बची थी, पर वो भी कह रहा है कि चलो जो करना है करते हैं, जो चल रहा है चलने दो। तो इसे नहीं पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन में
हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसलिए आप देखोगे कि इमीडिएटली औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल कोर्ट में क्राइसिस आया हुआ था और 1712 तक बाय 1712 बहादुर शाह को जाना जाने लगा बेखबर राजा के नाम से। बेखबर राजा के नाम से इसको जाना जाने लगा। ये कहा जाता था कि ये शाह ए आलम नहीं है, पर ये शाह ए बेखबर है। ये शाह ए बेखबर है। इसे ये नहीं पता था कि इसका राज्य किस दिशा में जा रहा है। तो मुग़ल किंग्स का जो वीक नेचर था, ये मुग़ल्स के डिक्लाइन की तरफ ले चलेगा इनको। तो 1707 से हम देखेंगे कि नए राज्य बनना शुरू हो जाएंगे। 1707 से हम देखेंगे कि मराठाओं का स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ सिख्स, स्टेट ऑफ जाट्स, ये सब एग्जिस्टेंस में आने लगेंगे। इनफैक्ट जो आपके जाट स्टेट्स थे, इनको लेजिटिमाइज कर दिया गया था 1707 के समय से ही। जाट्स आपके पावर में रहेंगे अप टिल 1763 और 1763 के बाद जाट्स भी डिक्लाइन में जाएंगे। ठीक है। तो शुरुआत इमीडिएटली औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद होगी मुग़ल डिक्लाइन की, और लगभग 30-40 साल में जो ये नए स्टेट्स फॉर्म होने लगेंगे, ये परमानेंट हो जाएंगे। तो इस बेसिस के रूप में जुल्फ़िकार खान के समय पे शुरुआत हुई। तो अब क्वेश्चन खड़ा उठता है हमारे सामने कि इस पीरियड में यूरोपियंस क्या कर रहे थे। 1707 से जो आपका 12 तक का पीरियड है, इसमें यूरोपियंस क्या कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय चिल मार रही थी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। दूसरी तरफ फ्रेंच में मातम छाया हुआ था, क्योंकि इनका जो ऑफिशियल था फ्रैंकियो मार्टिन, उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? फ्रैंकियो मार्टिन की। ठीक है। तो पॉलिटिकल वैक्यूम था फ्रांस में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब फ़ायदा उठाएगी लेटर मुगल्स के डिक्लाइन का, क्योंकि अब वहाँ पे मुगल्स में कोई शक्तिशाली राजा नहीं है जो ईस्ट इंडिया की पिटाई कर सके। तो बाय 1712, ठीक है, 1712 तक शाह ए आलम जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ पपेट था एरिस्टोक्रेसी का। तो मुग़ल कोर्ट में जो है बहुत सारे ग्रुप्स होते थे। ठीक है, ग्रुप्स होते थे इनके ओरिजिन के बेस पे। कोई मंत्री ईरानी ओरिजिन का है, कोई अफ़गानी है, तो कोई हिंदुस्तानी है। तो अपने अपने ओरिजिन के हिसाब से इन लोगों के ग्रुप्स बने होते थे। तो हर ग्रुप जो है वो अपनी लॉबिंग कर रहा होता था कि राजा वैसा करे जैसा हम चाहें, हमारे हिसाब से राजा चले। तो जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है, उसके बाद फिर से उसके बच्चों के बीच लड़ाई होती है। जैसे औरंगज़ेब के बच्चों के बीच लड़ाई हुई थी, अब बहादुर शाह के बच्चों के बीच लड़ाई होगी कुर्सी को लेकर के। तो 1712 में एक नया व्यक्ति पावर पर आएगा और इसका नाम होगा जहंदर शाह। जहंदर शाह। तो कोर्ट पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है जहंदर शाह, क्योंकि जब राजा कमज़ोर होता है तो उसे ये भी नहीं पता होता कि उसको गद्दी पे किसने बिठाया है, उसको राजा किसने बनाया है। कई बार उसे ये लगने लगता है कि वो एक इंडिपेंडेंट राजा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जहंदर शाह सिर्फ 1 साल के लिए ही राजा होगा। ये 1712 से लेकर के 13 तक ही राजा रहेगा। तो इसको पावर पे लाया था जुल्फ़िकार खान ने ही। जुल्फ़िकार खान की मदद से ही ये पावर पर आया था। ठीक है, ये वही करता था जो जुल्फ़िकार खान इसे करने के लिए कहता था। ये जो जहंदर शाह था, ये वन ऑफ द बिगेस्ट अय्याश था लेटर मुगल्स का, एक बहुत बड़ा अय्याश राजा था। किसी प्रकार के गुण ना होने पर भी व्यक्ति जब शासक बनता है तो वो अय्याशी में ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ पर वज़ीर ही सब कुछ चला रहा था राज्य को। वज़ीर को समझ में आ गया था कि पैसा ख़त्म हो चुका है राज्य में, तो हमें अब सबके साथ रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे। मराठा के साथ, राजपूत के साथ, जाट्स के साथ, सिख्स के साथ,
सबके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। तो जुल्फ़िकार इसको कहता है कि आपके पिताजी ने शुरुआत की थी, अब आप उसको कंटिन्यू रखिएगा, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने को कंटिन्यू रखिएगा। तो जहंदर कहता है और क्या करना चाहिए? जुल्फ़िकार कहता है राजस्थान में राजा शक्तिशाली हो गए हैं, उन्होंने कुछ साल पहले ही एंटी मुगल लीग बनाई थी, अगर उनको खुश नहीं किया तो हमको ख़त्म कर देंगे। तो जहंदर पूछता है क्या करना चाहिए? जुल्फ़िकार खान कहता है राजस्थान में जयपुर के जो राजा हैं जय सिंह जी, वो उस समय सबसे पावरफुल थे राजपूत में, ठीक है। तो जुल्फ़िकार खान कहता है कि उनको उसी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट जो क्रिएट किया था जय सिंह जी ने, उनको हमारे यहाँ पर कहीं सूबेदार अपॉइंट कर दो, क्योंकि इस पीरियड में जय सिंह ने अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य तो क्रिएट कर दिया था। तो जुल्फ़िकार खान ने कहा कि इनको आप सूबेदार अपॉइंट कर दो, और राजस्थान में जो मारवाड़ स्टेट है वहाँ पर एक दूसरे युवराज हैं, उनको भी औरंगज़ेब ने बहुत परेशान किया था, उनको भी गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर दो। आप देखोगे कि जो जो ये दो राजपूत राजा थे, एक जय सिंह और दूसरे अजीत सिंह, ये दोनों वो थे जिन्होंने औरंगज़ेब के समय पे उसका विद्रोह किया था, औरंगज़ेब का एक समय पर, ठीक है। और आज के समय दोनों को मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट किया जा रहा है, और कहा कि आप अपना राज्य तो चलाइए, इनको कहा राजपूत राजाओं को, इसने मुग़ल राजा ने, कि आप अपना राज्य तो चलाइए पर थोड़ा बहुत मुग़लों का सूबा भी संभाल लीजिए, आप गवर्नर बन जाइए, मेरे लिए थोड़ा बहुत काम कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कहा। तो मुग़ल राजा जो था वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि ही स्टार्टेड टू अपॉइंट राजपूत्स अगेन एज गवर्नर्स। ये चीज़ पहले अकबर द्वारा भी की गई थी, अकबर ने भी राजपूत्स को गवर्नर अपॉइंट किया था, पर अकबर का कारण ये था कि उसने राजपूतों के अंदर बहादुरी देखी थी। अकबर को रियलाइज़ हुआ था कि ये एक वॉरियर कम्युनिटी है, ये उसको एम्पायर को एक्सपेंड करने में मदद करेगी, जबकि लेटर मुगल्स उनको अपॉइंट कर रहे हैं अपनी मजबूरी की वजह से। तो हम देखेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहां राजस्थान के राजपूत राजा डोमिनेट कर रहे हैं और मुग़ल राजा कुछ खास नहीं कर रहे। तो 1712 के बाद आफ्टर 1712 फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स राजपूताना स्टेट्स डोमिनेट करेंगे नॉर्थ इंडिया के रीजन में, क्योंकि अब उनका दबदबा हो गया था। मुग़ल कोर्ट में भी उनकी चल रही थी, अगर मुग़ल ना भी होते तो भी उनकी चल रही थी। दूसरी कहानी ये है कि वो देख रहा है मुग़ल राजा कि मराठाओं में क्या हो रहा है। मराठाओं में इस समय गृह युद्ध चला था। छत्रपति शाहू जी जब वापस गए थे बहादुर शाह वन द्वारा छोड़े जाने पर, तो उनकी फैमिली में अब बैटल हो रहा है, और वो बैटल अब ख़त्म हो चुका है, और उस बैटल का रिज़ल्ट ये रहा कि अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि शाहू जी राज करेंगे, और उनके साथ उनके खास मंत्री जो कि हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। इनके खास मंत्री पेशवा बालाजी विश्वनाथ ये मिलकर अब मराठा एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो फिर अब यहाँ मराठा के साथ क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये पूछता है मुग़ल राजा। तो मंत्री एडवाइस करता है कि आप उनको रिकॉग्नाइज़ कर दीजिए, उनको बताइए कि अब से हम साउथ में डेक्कन में आपके एरिया में कोई भी प्रकार की मुग़ल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो मुग़ल राजा मराठा राजा को रिकॉग्नाइज़ करता है और मराठा के मंत्री को भी रिकॉग्नाइज़ करता है, और कहता है कि अब से हम नहीं आएंगे, आप लोग पैसा कलेक्ट कीजिए और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कमज़ोर राजा जो है उसकी वजह से अब नए राज्यों के उभरने की शुरुआत हो रही है। यहीं से शुरुआत हो रही है पेशवा की भी मराठास के अंदर। हम ये सब बाद में पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में। तो एक तरह से इसने अब मराठास को भी पैसिफाई कर दिया। तो इसने देखा अब जाट्स भी बहुत शक्तिशाली हैं, तो जुल्फ़िकार खान ने उसको कहा कि जाटों से पंगा मत लेना, आपके दादाजी ने लिया था, तो उस समय इन्होंने आपके परदादा जी की कब्र खोद दी थी रेबेलियन में, ठीक है।
तो उनके साथ आप अच्छे रिलेशन बना के रखो, जाटों के साथ उनके फेवर में काम करना और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना। तो इस तरह से उसने भी पैसिफाइंग पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, ठीक है। और बोला कि फिर मंत्री ने बोला कि कोई सॉरी उसने मुगल राजा ने बोला कि कोई और राज्य है बचा हुआ। तो मंत्री ने बोला सिख राज्य है और वो हमारे विद्रोह में आ गया है। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद वहाँ पर रेबेलियन शुरू हो गया था और फिर वंस अगेन जो है मुगल स्टेट के अगेंस्ट वो लोग खड़े हो गए हैं। सिख किंगडम में इस समय एक नए लीडर उभर के आए थे, उनका नाम था बंदा बहादुर, ठीक है, इनका नाम था बंदा बहादुर। तो क्योंकि जो है बंदा बहादुर का प्लान था कि मैं अब मुगल्स को डिस्ट्रॉय करूंगा, तो ये एक कारण था। आप देखोगे कि एक चैलेंज क्रिएट हो गया मुगल्स के सामने कि अब सिखों को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि बंदा बहादुर ने तो बोल दिया था कि मैं तुम्हारे अंडर नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तो जहांदर शाह अब जाट राजाओं की मदद लेगा। ये जाट राजाओं को कहेगा कि देखो अगर आपको दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में स्ट्रॉन्ग रहना है तो हमारी मदद कीजिए, सिख किंगडम पर अटैक करने में हमारी मदद कीजिए, वरना वो लोग आपका हरियाणा वाला रीजन ले लेंगे। तो इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था जुल्फ़िकार खान, क्योंकि किंग मेकर तो जुल्फ़िकार खान ही था। तो एक तरफ पर नए राज्य उभर कर आएंगे और इस चीज़ को इनडायरेक्टली किंग मेकर की वजह से हो रहा था, ये सब किंग मेकर की एडवाइसेस की वजह से, क्योंकि किंग मेकर की तो अपनी गाड़ी चल रही थी। तो जो नया पॉलिटिकल सिस्टम उभर के आएगा अब मुगल्स के अंदर, इसकी वजह से इनका किंगडम धीरे धीरे टूटने लगेगा और ये अब फाइनेंशियली भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि बहादुर शाह वन के समय पर काफ़ी जो ज़मीन है वो जागीर के रूप में गिफ्ट में दे दी गई थी। तो ये भी एक कारण था कि जहांदर शाह के समय तक ये लोग फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुके थे, सिचुएशन अब वर्स हो चुकी थी। तो जुल्फ़िकार खान को अब रियलाइज़ हो गया कि ऐसा ही चलता रहा, अगर लगातार ज़मीन गिफ्ट देते रहे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जुल्फ़िकार खान ने जलंधर को कहा कि आपके पिताजी ने काफ़ी ज़्यादा लैंड गिफ्ट में दे दी थी, अब कुछ नहीं बचा है देने के लिए। तो मुग़ल राजा ने पूछा तो क्या करना चाहिए। तो जुल्फ़िकार खान ने कहा गिफ्ट में देना बंद कर दो। बोला और क्या करना चाहिए। तो बोला अब हमें रेवेन्यू रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोई अधिकारी ही नहीं बचा है, क्योंकि हमारे पास अधिकारियों को हम लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो राजा बोलता अच्छा इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो मंत्री बोलता है हाँ जी सर, आप तो शराब और शबाब में डूबे हुए हो, तिजोरी देख के आओ ज़रा क्या हालत है। तो मुग़ल राजा पूछता है क्या करना चाहिए। तो जुल्फ़िकार कहता है कि हम तो नहीं जा पाएंगे खुद, क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स बार बार जाटों से मार खाकर वापस आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो स्टेट ऑफिशियल्स थे वो डायरेक्टली पैसे कलेक्ट करते थे फार्मर्स से। तो अब जुल्फ़िकार ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। जुल्फ़िकार कहता है कि अब हमें ठेका देना पड़ेगा किसी और व्यक्ति को, वो हमारे लिए जाएगा और पैसा कलेक्ट करके आएगा। तो फिर अब ठेकेदारों की सिस्टम शुरू हुई लैंड रेवेन्यू के अंदर, और ये दर्शाता है कि इसके कारण अब ठेकेदार और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो राजा पीछे रहा और राजा ने फिर अब इजारा देने की शुरुआत की। राजा ने इजारा देने की शुरुआत की। इजारा का मतलब होता है, इजारा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़मींदार को या फिर ठेकेदार की अपॉइंटमेंट होती थी और ये व्यक्ति फिर जाकर किसानों से पैसे कलेक्ट करता था। इस बेसिस पर भारत में अब ज़मींदार ही सिस्टम का एक नया आयाम देखने की शुरुआत मिलेगी। तो हम देखेंगे कि इन्होंने जुल्फ़िकार खान ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए। अब इस सब की वजह से
इजारा सिस्टम की वजह से किसानों का शोषण बढ़ जाएगा और किसान अब बहुत दुखी हो रहे थे। तो जब फार्मर एक्सप्लॉइटेशन फील करता है तो इसका इफेक्ट कॉमन मैन पर भी जाता है। तो जहांदर ने एक दिन जुल्फ़िकार खान को बुलाया कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। तो जुल्फ़िकार खान कहता है, सर हमने जो इजारा सिस्टम लागू किया था ना, उसकी वजह से वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में ना विद्रोह हो रहा है, पब्लिक नाराज़ है हमसे। तो जहांदर पूछता है तो अब क्या करें। तो जुल्फ़िकार खान बोलता है कि भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर आपके दादाजी ने ना जजिया लगाया था। क्या लगाया था? जजिया लगाया था। और अगर उनको खुश करना है तो हमें ये जजिया हटाना पड़ेगा, तो शायद वो लोग किसानों का मुद्दा भूल जाएंगे। जजिया क्या होता है? ये नॉन मुस्लिम लोगों पर एक टैक्स लगाया जाता था, ये औरंगज़ेब के टाइम पर भी चला हुआ था। तो एक साल में जुल्फ़िकार खान की बदौलत जजिया हट जाएगा और इजारा सिस्टम की शुरुआत ही हो जाएगी और जागीरें देना बंद हो जाएंगी। और इसी समय पर नए राज्यों का निर्माण और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो जब इतनी सब चीज़ें चल रही थी तो जुल्फ़िकार अकेला मंत्री थोड़ी ना था मुगल कोर्ट में, दूसरे एरिस्टोक्रेसी के लोग भी तो होंगे जिनको जुल्फ़िकार और जहांदर के द्वारा किए गए कार्यों के साथ मंजूरी नहीं होगी। पावर पॉलिटिक्स तो सब जगह होता है। तो जहांदर ने जिस भाई को मार करके वो पावर पर बैठा था, उस भाई के लड़के भी राह देख रहे थे रिवेंज लेने के लिए। तो मुगल कोर्ट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अराजकता का समय था, जब एक से एक बढ़ के पॉलिटिक्स चली जा रही थी। इस सब का परिणाम हुआ क्या कि एक साल में ही जहांदर को हटवा दिया गया और जुल्फ़िकार खान को भी मरवा दिया गया। और फिर उसके बाद पावर पर आएगा जहांदर का नेफ्यू पावर पर आएगा और वो था फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार। तो अब फारूक सियार पावर कैप्चर करता है। ठीक है, 1713 से 19 तक के पीरियड में रहेगा फारूक सियार। तो फारूक सियार को बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ गई थी। उसको ऐसा था कि मैं अब चाचा को मारकर पावर पर आया हूँ, अब मुझे मुगल कोर्ट को चलाना है। फारूक सियार अकेला तो आ नहीं सकता था, जैसे पहले जहांदर शाह को सलाह देने के लिए जुल्फ़िकार था, तो वैसे ही फारूक सियार को भी सलाह देने के लिए यहाँ पर थे सैयद ब्रदर्स। ठीक है, सैयद बंधु थे, सैयद ब्रदर्स। तो लगातार मुगल कोर्ट के अंदर हम देखेंगे कि किंग मेकर्स का रोल हम देखेंगे। 1707 के बाद मुगल कोर्ट किंग मेकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता था और अब फारूक सियार के केस में किंग मेकर्स थे सैयद ब्रदर्स। फारूक सियार भी जहांदर शाह की तरह नॉर्मल राजा था, असली राजा तो इस समय सैयद ब्रदर्स ही थे। तो सैयद ब्रदर्स में दो भाई आपको मिलेंगे, ये एक था अब्दुल्ला खान, ठीक है, जिसको फारूक सियार वज़ीर अपॉइंट करेगा। ठीक है, और दूसरा था, पहले का कंप्लीट नाम था आपका सैयद अब्दुल्ला खान। ठीक है, सैयद अब्दुल्ला खान था और दूसरा भाई था हुसैन अली खान और इसको फारूक सियार ने मीर बख्शी अपॉइंट किया था। ठीक है, मीर बख्शी वज़ीर यानी कि आपका पीएम एक हो गया एक तरह से, और मीर बख्शी जो होता है ये होता है पे मास्टर जनरल ऑफ द आर्मी। ये वो व्यक्ति है जो आर्मी को सैलरी देता है, जो एक तरह से आर्मी को कंट्रोल करता है। नॉर्मली तो पहले अंत में आर्मी की कमांड राजा के हाथ में ही होती थी, पर यहाँ हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो आर्मी का कमांडिंग सिस्टम है ये लोग अपने हाथ में ले लेंगे। तो सैयद ब्रदर्स जैसा इसको कहते थे फारूक सियार को कि देखो तुम हमारी वजह से पावर पर आए हो, अब तुम वही करना जो हम कहेंगे। तो जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही थी जहांदर शाह के समय पर जजिया हटाने की, उसको अब फाइनली अबॉलिश किया जाता है अब जाकर। तो अकबर के समय से एक और टैक्स था जिसको पिलग्रिम टैक्स कहा जाता है।
पिलग्रिमेज टैक्स है ना, या पिलग्रिम टैक्स, ये हिंदुओं द्वारा दिया जाता था। हिंदुओं को जैसे कि जब नदी क्रॉस करनी पड़ती थी तीर्थ यात्रा के लिए, उस समय इनको ये टैक्स देना पड़ता था, पिलग्रिम टैक्स। अकबर ने ये पिलग्रिम टैक्स हटाया था, पर औरंगज़ेब ने इसको फिर से री इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो अब फारूक सियार द्वारा जजिया के साथ साथ पिलग्रिम टैक्स को भी हटाया गया, क्योंकि फारूक सियार को पता था कि वो स्टेट चला नहीं पाएगा बिना मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री के सपोर्ट के, यानी कि हिंदू पॉपुलेशन के सपोर्ट के। इसने राजपूतों को भी कहा कि हमें आपके साथ अच्छे रिलेशन चाहिए, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ सिख स्टेट के साथ है, क्योंकि बंदा बहादुर जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहा। और इस सब की वजह से फाइनली ये बंदा बहादुर को ख़त्म कर देगा। फारूक सियार फारूक सियार जो है वो इनडायरेक्टली हेल्प कर देगा ब्रिटिशर्स की आगे बढ़ने में, क्योंकि 1715 के पीरियड के अराउंड क्या होता है, फारूक सियार बीमार पड़ जाता है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो होता है बंगाल में फोर्ट विलियम के अंदर, उसका नाम था जॉन सरमन। ठीक है, जॉन सरमन। तो ये सोचता है कि फारूक सियार की मदद करने से हमें फ़ायदा मिलेगा। तो जॉन सरमन का एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन। ये डॉक्टर हैमिल्टन और उसकी टीम को लेकर के आता है मुग़ल बादशाह के कोर्ट में। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये लोग फारूक सियार की मदद करते हैं, जिसकी वजह से फारूक सियार ठीक हो जाता है और फिर वो खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद फारूक सियार फरमान लिख के देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिल जाते हैं दस्तक इशू करने के। क्या इशू करने के? दस्तक इशू करने के। दस्तक इशू करने के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब ट्रेड परमिट्स इशू कर सकती थी। अब ये 45 भी कर सकती थी, अब ये कॉइन्स भी इशू कर सकती थी इस फरमान के बाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिंटिंग प्रेस थी बॉम्बे में, इनकी एक कॉइन मिंटिंग कंपनी थी वहाँ पर। वहाँ से ये लोग बंगाल को सिक्के लाते थे। तो हम ये भी देखेंगे कि इस बेसिस पर फाउंडेशन बनाई गई लड़ाई की बिटवीन बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस फरमान ने फाउंडेशन क्रिएट की, फ्यूचर में जो लड़ाई होगी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच, उसकी फाउंडेशन क्रिएट की गई इस फरमान द्वारा। क्योंकि ये वो पीरियड था जब मुग़ल के जो बंगाल का सूबेदार होता है मुग़लों का, वो नाराज़ हो जाता है। वो मुग़ल बादशाह को कहता है कि आप मुग़ल बादशाह हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बंगाल राज्य की पूरी नींव खोद के रख जाओगे। इसके कारण फारूक सियार कहता है कि देखो आप सूबेदार हो, कोई बात नहीं, अब से हम आपको नवाब कहेंगे। ये आपको कमज़ोर राजा की खासियत मिलेगी देखने के लिए कि राजा इतना कमज़ोर था कि मराठा राजा और मराठा पेशवा जब दिल्ली जाकर आते हैं, वहाँ पर ये मुग़लों के साथ ट्रीटी करते हैं और कहते हैं कि अब आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ये देखोगे कि किंग जो था वो बहुत कमज़ोर था और राजा के हाथ से चीज़ें जा रही थी अब धीरे धीरे। राजस्थान भी राजा के हाथ से चला गया था, गुजरात भी चला गया था और बंगाल भी चला ही गया था ऑलमोस्ट, फरमान की वजह से, क्योंकि फरमान के बाद उसने वहाँ पे सूबेदार को नवाब बना दिया था। तो मराठास सेंट्रल इंडिया तक पहुँच गए थे उस समय तक। ब्रिटिश ने भी बंगाल में एंटर करना शुरू कर दिया था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पे हमें पता चलता है कि फारूक सियार की आंखें निकाल दी जाती हैं और फारूक सियार को मार दिया जाता है। सैयद ब्रदर और मराठा पेशवाओं की मदद से फारूक सियार का पत्ता काट दिया जाता है 1719 आते आते। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ हम देखेंगे कि मुगल्स, लेटर मुगल्स कुछ नहीं कर पाए, दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अब जो है सैयद ब्रदर्स प्लान कर रहे थे कि हमने
फारुखसियार का यूज़ किया और उसको फेंक दिया। ठीक है, अब हमें एक ऐसा पपेट चाहिए जो एग्जैक्टली वही करे जो हम उसको करने को कहें। तो फिर 1719 में वो दो प्रिंसेस को पपेट बनाएंगे, दो प्रिंसेस को। ठीक है, पर दोनों के दोनों बीमारी की वजह से मर जाएंगे। अब बीमारी की वजह से मरे या फिर मार दिए गए ये तो इतिहास को ही पता है, पर लिख लेते हैं हम जैसा कि किताबों में मिलेगा कि बीमारी की वजह से मर गए दोनों। ठीक है, तो ये दोनों थे, एक था आपका रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद एक था रफ़ी-उद-दरजात। ठीक है, ये भी 1719 में एक ही साल रहेगा और उसी साल टपकेगा भी। इसकी मौत टीबी से हुई थी। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको रफ़ी-उद-दौला। ठीक है, इसकी मृत्यु भी 1719 में होगी, उसी साल जब ये बना था। तो इसकी मृत्यु होगी डायसेंट्री से। ठीक है, दोनों के दोनों ये सैयद ब्रदर्स की मदद से ही पावर पर आएंगे। तो 1719 एक ऐसा साल था जब हम देखेंगे मुग़ल किंगडम जो था वो रेडी था डिसइंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो राजाओं, दो प्रिंसेस को गद्दी पर लाना, फिर उनको पपेट की तरह इस्तेमाल करना, फिर उन दोनों का मारा जाना। मारे कैसे गए थे वो? बाय मेकिंग देम एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड ओपियम। उन दोनों को अल्कोहल और ओपियम का एडिक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से वो बीमार होकर मर गए। तो कई मुग़ल राजा हम देखेंगे पास्ट में भी वो एडिक्ट्स थे, ओपियम के एडिक्ट थे वो लोग। उदाहरण के लिए हुमायूं भी वन ऑफ द बिगेस्ट एडिक्ट था ओपियम का। तो ओपियम तो थ्रू आउट मुग़ल लीनिएज हमें देखने को मिलेगा ही, एक्सेप्ट औरंगज़ेब, क्योंकि औरंगज़ेब जो बंदा था वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स था, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं गया। ये भी एक रीज़न था कि उसकी पॉलिटिकल विल इतनी शक्तिशाली क्यों थी औरंगज़ेब की, क्योंकि वो नशे में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं था। तो कहानी इस प्रकार है कि दो प्रिंसेस को मार दिया गया। तो फिर अब हम देखेंगे कि एक आदमी, सॉरी, अब सैयद ब्रदर्स देखेंगे, उनको दिखाई दे रहा है कि एक आदमी है, एक बच्चा है जो कि 18 साल का है और इसको डांस करना पसंद है। तो 1719 में 18 साल के मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया जाता है सैयद ब्रदर्स द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया जाता है 1719 में सैयद ब्रदर्स द्वारा। ये था मात्र 18 साल का और ये रहेगा 1719 से 48 तक गद्दी पर। ठीक है, तो जब ये पावर पर आया, इसको समझ आ चुका था कि जब तक सैयद ब्रदर्स हैं मैं यहाँ पर अपना राज्य नहीं चला पाऊँगा। जब तक सैयद ब्रदर्स कोर्ट में हैं तब तक मैं अपना राज्य नहीं चला पाऊँगा। तो इसने डिसाइड किया कि मैं दूसरे मंत्रियों की मदद लूँगा सैयद बंधुओं को मारने के लिए। उसको समझ में आ चुका था कि सैयद ब्रदर्स ने 4 राजाओं की गेम की है। ये 4 राजा आपके थे जहांदर शाह, फारुखसियार, रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात। तो रंगीला यंग था, पर उसको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि मैं जब तक सैयद ब्रदर्स के इन्फ्लुएंस में रहूँगा तब तक राज्य नहीं चला पाऊँगा। मुझे किसी और एरिस्टोक्रेट्स की मदद लेनी पड़ेगी उनको रास्ते से हटाने के लिए। तो वो अब देख रहा है कि कौन है एक ऐसा लॉयल पर्सन जो मेरी मदद कर सकता है, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसमें सत्ता पाने का मोह ना हो, जो मेरी गाड़ी पलटाने की ना सोचे। तो उसने देखा कि एक आदमी है जो औरंगज़ेब के समय से है और इसकी लॉयलिटी को ट्रस्ट किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति है चिन कुलिच खान। औरंगज़ेब ने इस व्यक्ति को टाइटल दिया था चिन कुलिच खान। तो रंगीला कहता है इसको कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, सैयद ब्रदर्स को काउंटर करने के लिए इन्होंने नाक में दम करके रखा है। आप इतने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हो, औरंगज़ेब के ज़माने से हो, प्लीज़ आप ही कुछ करिए। तो चिन कुलिच खान, जो कि ऑल्सो एक और नाम से जाना जाता है निज़ाम उल मुल्क, ये भी एक टाइटल था, और इनका एक और नाम है असफ जा।
तो इस तरह हम देखेंगे कि अब सैयद ब्रदर्स की गाड़ी पलटा दी जाएगी, सैयद ब्रदर्स को रास्ते से हटा दिया जाएगा और रंगीला कुछ समय के लिए इंडिपेंडेंट किंग बन जाएगा, पहली बार लेटर मुगल्स में। अब ये देखेगा कि इसको अब स्टेट रन करना है अपने हिसाब से, तो ये कहेगा चीन कुलिच खान को कि देखो तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, पर अब मैं एक सोवरन राजा हूँ। तो निज़ामुल मुल्क यानी कि चीन कुलिच खान कहेंगे कि मैंने तुम्हारी मदद की, वरना तो सैयद ब्रदर्स तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने देते। तुम एक काम करो, तुम दिल्ली में बैठो, मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ से गुड बाय। तो जब रंगीला दिल्ली पर रूल कर रहा था तो लोकल गवर्नर्स ने डिसाइड किया कि अब वो मुग़ल किंगडम के अंदर नहीं रहेंगे। बंगाल ने ऑलरेडी एक तरह से इंडिपेंडेंस ले ही ली थी, क्योंकि 1717 में फारूक सियार के फरमान के बाद वहाँ पर नवाब सिस्टम शुरू हो चुका था। तो असफ जाह यानी कि चिन कुलिच खान यानी कि निज़ामुल मुल्क जो हैं, उन्होंने रंगीला की मदद की थी। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, औरंगज़ेब के समय पे मुझे हैदराबाद में अपॉइंट किया गया था, मैं वहाँ वापस हैदराबाद जा रहा हूँ। इससे पहले मुग़ल राजा ने इनको हैदराबाद से पहले एक बार इनको मुग़ल राजा ने इससे पहले अवध में भी अपॉइंट किया हुआ था, तो फिर ये अवध से जाएंगे हैदराबाद को, ठीक है। अवध के अंदर एक और लोकल सूबेदार था जिसका नाम था बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, या इनका एक और नाम था सादत अली खान, सादत अली खान। ये भी ये कहते हैं कि मैं अपने आप को मुग़ल से इंडिपेंडेंट कर दूंगा। इस तरह से हम देखेंगे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, तीन बड़े राज्य मुग़लों के हाथ से जा चुके होंगे। और राजस्थान के सभी राजपूत राजा भी कहेंगे कि देखो रंगीला, तुम्हारे बाप दादाओं के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे, पर तुम्हारे लक्षण हमें अच्छे नहीं लग रहे। तो ये कहेंगे कि तुम्हारे लक्षण हमें अच्छे नहीं लग रहे, हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जाट किंगडम भी रंगीला को बोलेगा कि तुम कुछ ढंग के नहीं लग रहे हो। तो हम देखेंगे कि भारत के अंदर जितने भी मुग़लों के साथी थे वो रंगीला को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये रंगीला का ही पीरियड था जहाँ पर फाइनल डिसइंटीग्रेशन होगी मुग़ल एम्पायर की। अब ये फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, मराठास तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, मैसूर भी निकल के आ चुका है, और हैदराबाद से कार्नेटिक भी निकल के आ चुका है, और सेंट्रल इंडिया में भी छोटे मोटे रीजनल स्टेट निकल के आ चुके हैं। भारत में डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इस वजह से ब्रिटिशर्स भी अपनी मौज में थे। जब रंगीला रूल कर रहा था 1719 से 48 तक, कब तक किया है रंगीला ने रूल? रंगीला ने रूल किया है 1719 से 48 तक। तो जब ये रूल कर रहा था उस समय ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस इंजॉय करेंगे कि यहाँ पर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच भी कार्नेटिक युद्ध होगा क्योंकि इन्हें भी कोई रोकने वाला नहीं था। इस पीरियड में ही पहला कार्नेटिक युद्ध होगा। 100 साल पहले यूरोपियंस की हिम्मत नहीं होती थी मुग़लों के सामने लड़ाई करने की। 1625 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों की पिटाई की थी सूरत में, क्योंकि इन्होंने कुछ शरारत कर दी थी सूरत में अंग्रेज़ों ने। 1631 में शाहजहां ने पुर्तगीज़ की पिटाई कर दी थी बंगाल में। पर अब यूरोपियंस को रोकने के लिए कोई भी शक्ति नहीं थी भारत में। यूरोपियंस इस देश में ये शरारतें कर पा रहे थे क्योंकि जो रीजनल किंग्स थे वो इस समय शक्ति में आ रहे थे, और रीजनल किंग्स अपने एम्बिशंस को अचीव करने में उलझे हुए थे। राजपूत के अपने एम्बिशंस थे, मराठास भी अगला हिंदवी स्वराज बनाना चाहते थे, मराठास भी सोच रहे थे कि हम कुछ बड़ा करेंगे। और यही वो पीरियड था जब बाजीराव मराठा के अंदर पावर पर आएंगे। वही बाजीराव मूवी वाले जो आपने देखे हैं, चीते की चाल, बाज की नज़र, और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती हैं, ठीक है। मुग़ल इतने कमज़ोर हो गए थे कि कुछ नहीं कर पा रहे थे। इंडिया वॉज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल क्राइसिस।
व्हेन फारूक सियार किल्ड बंदा बहादुर। ठीक है, इस समय फारूक सियार ने बंदा बहादुर को भी मार दिया। इसको समझ में नहीं आया कि इसने बंदा बहादुर को मार करके पंजाब को खोल दिया है। जब फारूक सियार जो है आउट ऑफ वेंजेंस ये सिख स्टेट को ख़त्म कर देंगे, यानी कि बंदा बहादुर को मार देंगे, तो अब फारूक सियार ने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था पंजाब के अंदर। फारूक सियार ने तो भारतीय इतिहास में जब भी पंजाब गिरता है तो इसकी आवाज़ यमुना तक, इवन आगरा तक सुनाई देती है। आगरा के लोग भी रोते हैं जब पंजाब गिरता है। जिस दिन पंजाब नीचे गिरता है तब पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया वैक्यूम में चला जाता है। बाबर को एंट्री कैसे मिली थी? क्योंकि पंजाब में उस समय कोई रोकने वाला नहीं था। ये लोधी गवर्नर ही था जिसने बाबर को इनवाइट किया था। इसका नाम था दौलत खान। ठीक है, जिसने बाबर को इनवाइट किया था, ये पंजाब का गवर्नर था। अगर इसने रोका होता इसको, बाबर को, पंजाब में ही, तो ये सब नहीं हुआ होता और मुग़ल राज्य नहीं बन पाता। जब गौरी भारत आया उस समय भी शाही किंगडम जो था नॉर्थ वेस्ट का, वो रजिस्ट नहीं कर पाए थे उसको। और जब गजनी आया था भारत में तब भी यही चीज़ हुई थी। बठिंडा के आगे किसी का भी दबदबा नहीं था। बठिंडा भी लास्ट एरिया था जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का दबदबा था। इसको उस समय पर तारा भिंड कहा जाता था, आज के समय बठिंडा कहते हैं। तो पंजाब का जो रीजन था और उसके ऊपर का वहाँ पर अब अफ़गान आ गए थे। अफ़गानों ने वो रीजन ले लिया था। फिर अफ़गान दिल्ली भी एंटर करेंगे और मुग़ल्स को पंजाब खाली करना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी की वजह से। मुग़ल्स ने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो बंदा बहादुर को मारा था, उस समय इन्हें ये समझ नहीं आया था कि पंजाब को डिस्ट्रॉय करके भारत में विदेशी आक्रमण होंगे। ये पंजाब ही था जो विदेशी आक्रमण को झेलता था। तो रंगीला के समय से ही विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। 1526 के बाद पहली बार अब अफ़गानिस्तान से भारत में अटैक होगा और ये अटैक अब रंगीला के समय से ही होगा। और ये अटैक सबसे पहले किया जाएगा अब 1526 के बाद 1739 में, और ये किया जाएगा नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह द्वारा ये अटैक किया जाएगा। आज का ईरान और अफ़गानिस्तान का जो रीजन है ये नादिर शाह द्वारा कंट्रोल किया जाता था। नादिर शाह का पहले से ही डिस्प्यूट था रंगीला के साथ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। तो नादिर शाह जो है एक पर्शियन राजा था, यानी कि एक ईरानी मूल का राजा था। इसका कंट्रोल अफ़गानिस्तान पर भी था। सिचुएशन इतनी बुरी थी कि नादिर शाह अंग्रेज़ों का मुग़लों का पीकॉक थ्रोन भी उठा कर के ले गया था। अवध का राजा भी क्या था, अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना चाहता था। तो नादिर शाह जो है वो अवध के राजा को, सादत अली खान को किडनैप कर देगा। सादत अली खान जो कि अवध का फाउंडर था। उसके बाद सादत अली खान सुसाइड कमिट कर लेगा ह्यूमिलिएशन की वजह से। तो रंगीला को कहा गया था नादिर शाह द्वारा कि हमारी आर्मी वापस नहीं जाएगी जब तक तुम पैसे नहीं दोगे। रंगीला फिर लगभग 25 करोड़ रुपए देता है नादिर शाह को। तो करनाल का जो युद्ध था ये मुग़ल एम्पायर के लिए डेथ नेल के समान था। किसके समान था? डेथ नेल के समान था। ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय मन में हंस रही है कि मज़ा आ गया। कंपनी तो ऑलरेडी फ्रेंच को हरा रही थी और कुछ सालों बाद जो है आपका एंग्लो फ्रेंच बैटल भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नादिर शाह ने हमला किया और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद जो है उसका शिष्य भी लगातार भारत की तरफ आक्रमण करेगा। मुग़ल्स कुछ कर नहीं पाएंगे और इस समय ब्रिटिशर्स हंसेंगे और मराठास भी हंस रहे होंगे, क्योंकि मराठास
तो हंस तो रहे होंगे ये सब देख के, पर उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आएगी कि उनकी जो ये हंसी है ये उनके लिए भी फ्यूचर में बुरी साबित होगी। क्योंकि अभी तो नादिर शाह है, पर कुछ समय बाद जो अटैक करेगा वो होगा अब्दाली, और जब अब्दाली आएगा तो वो टाइम मराठाओं के लिए अच्छा नहीं होगा। फॉरेन इन्वेजन की वजह से भारत में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां दो लोग खुश हैं, वो हैं यूरोपियंस और मराठा। करनाल के युद्ध में नादिर शाह भारत के राज्यों को लूट के चला जाएगा। ये अवध को लूटेगा, दिल्ली को लूटेगा, और उस समय तक सिख राज्य खत्म हो चुका था, बंदा बहादुर मर चुके थे, तो पंजाब में कोई रजिस्ट करने के लिए था नहीं। हैदराबाद से निज़ामुल मुल्क को मदद के लिए बुलाया जाएगा, पर निज़ाम कहेगा तुम्हें तो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, मैंने तुम्हारी सैयद ब्रदर्स को मारने में मदद की थी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल भी रहा था। तो निज़ाम से मदद मांगी गई थी, पर ये मदद उतनी अफेक्टिव साबित नहीं हुई। यहाँ से जो है इंडिया की पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड थी। तो फॉरेन इन्वेजन की वजह से जो मराठा एम्पायर है वो स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ जो ये फॉरेन इन्वेजन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। नादिर शाह की आर्मी में एक ऑफिशियल था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। तो ये जो अब्दाली था, इसने देखा जब नादिर शाह के साथ ये भारत में आया, इसने देखा भारत में तो बहुत ज़्यादा वेल्थ है। नादिर शाह इतना पैसा ले गया वापिस अपने साथ कि नादिर शाह ने लगभग 2-3 सालों तक वापिस जाने के बाद टैक्स ही कलेक्ट नहीं किया था। तो मुगल्स तो पहले से ही फटीचर हो चुके थे, पैसे की कमी थी इनके पास, पर नादिर शाह के लूट जाने के बाद इनकी हालत तो बहुत ही खस्ता हो गई थी। तो और दूसरी तरफ फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ेंगे और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और एक बार इनको रोकने की कोशिश करेगा, कार्नेटिक का जो राजा है वो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को रोकने की कोशिश करेगा, पर फिर उसके बाद डुप्ले पिटाई कर देगा इसकी। तो ओनली जब मुगल्स शक्तिशाली थे तभी तो पॉसिबल हो पाता कि रीजनल किंगडम्स भी उस शक्ति को रेप्लिकेट करेंगे, पर यहाँ पर मुगल्स खुद ही कमज़ोर हैं, तो हम रीजनल किंगडम्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतने शक्तिशाली होंगे कि यूरोपियंस को लड़ाई करने से रोकेंगे। जब सादत खान ने अपने आप को मुगलों से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और अवध की फॉर्मेशन की, तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि 17 साल बाद मुझे किडनैप किया जाएगा और मुझसे पैसे मांगे जाएंगे। सादत खान का, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक और नाम भी था। दूसरा नाम था सादत खान का बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क। इसको नादिर शाह ने किडनैप किया था। इसको पूछा नादिर शाह ने, तू क्यों बीच में आया? तो इसने कहा कि मैं तो मुग़ल राजा को बचाने आया था। अच्छा बोला, अब तुझे भी पैसा देना पड़ेगा। तो फिर इससे 1 करोड़ रुपए लिए गए थे। इसको कहा गया कि तूने अभी अभी नया स्टेट बनाया है, तो मैं इसलिए तुझसे सिर्फ 1 करोड़ ही ले रहा हूँ, है ना। तो फिर इस बेचारे ने ह्यूमिलिएशन की वजह से सुसाइड भी कमिट कर ली थी। सादत अली खान ने जहर खा करके सुसाइड कमिट कर ली थी। ये वही सादत अली खान है जिसने अवध स्टेट की फॉर्मेशन की थी। इस बेचारे को कोई बचाने ही नहीं आया था। तो इस तरह हम देखेंगे कि जितने और फॉरेन इन्वेजन्स होते जाएंगे उतना ही मुगल्स का डिक्लाइन होता जाएगा। तो फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से भी मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक होगा। औरंगज़ेब ने ऑलरेडी दक्कन में बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट किए थे। इस चीज़ को दक्कन अल्सर भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन अल्सर। मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन अल्सर। ठीक है, इट मीन्स उसने 40 सालों में डेक्कन के अंदर सब कुछ लुटा दिया था। इस सब को हम मेडिवल इंडिया में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जागीरदारों की क्राइसिस भी हो रही है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा जागीरदार दे दी कि अब जागीरदार आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। जो आपने ज़मींदार अपॉइंट किए थे इजारा सिस्टम के अंदर, उन्होंने भी अपनी साइड्स बदल ली हैं।
इस सब परिस्थिति में रंगीला के बाद जितने भी राजा आएंगे, आपको क्या लगता है कि वो दिल्ली के बाहर अपना कदम रख पाएंगे? किसी तरह रंगीला 1748 तक शासन पर तो बैठता है, पर इसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी रंगीला की। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा रंगीला के बाद। तो रंगीला 18 साल का था जब ये राजा बना था। ये डांस का शौकीन था। इसके कोर्ट में एक डांसर थी और इसका उस डांसर के साथ अफेयर था, और इस अफेयर का रिजल्ट था कि इसका एक बेटा होगा उस डांसर के साथ। और रंगीला के बाद इस डांसर के बेटे को इनहेरिटेंस में पूरा का पूरा मुग़ल राज्य मिलेगा। इसका नाम था, जो ये डांसर का बच्चा था, इसका नाम था अहमद शाह। ठीक है, इसका नाम था अहमद शाह। इसकी माँ का नाम था कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम, इसको एक और नाम से जाना जाता था कुदसिया बेगम को, वो नाम था उधम बाई। ठीक है, उधम बाई। तो मुगल्स में तो ऐसे नॉर्मली ब्लड लिनिएज का कंसेप्ट होता था। तो आपको क्या लगता है कि मुग़ल कोर्ट में कोई ऐसे व्यक्ति को राजा के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे जिसका खून शुद्ध नहीं है? ब्लड लिनिएज का मतलब कि आपका खून शुद्ध होना चाहिए, यानी कि आपके माता पिता रॉयल फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। पर इसकी माता तो एक डांसर थी। तो किंग मेकर्स जो हैं, क्या वो इस लो ओरिजिन के पर्सन को पसंद करेंगे कि भाई ये बंदा कैसे पावर पे आ सकता है, एक डांसर का बेटा कैसे राजा बन सकता है? अहमद शाह को कोई एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, क्योंकि उसे इस सब में एक्सपोजर ही नहीं मिला था। तो अहमद शाह आपका पावर में आएगा 1748 से लेकर के 1757 तक के पीरियड में। ठीक है, तो कहानी ये है कि अहमद शाह को तो एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी माँ द्वारा चलाया जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि माँ को भी एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, क्योंकि ये कोई रॉयल प्रिंसेस तो थी नहीं जिसको बचपन में एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपोजर मिला हो। ठीक है, ये तो एक डांसर थी। तो मुगल्स में एक कंसेप्ट होता था हरम का। ठीक है, मुगल्स में कंसेप्ट होता था हरम का। तो हरम वो जगह थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा औरतों को रखा जाता था मुग़ल राजाओं द्वारा अपनी इंजॉयमेंट के लिए। तो उस पीरियड में पॉलीगैमी के साथ साथ, पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे मुग़ल राजा, तो पॉलीगैमी के साथ साथ वो अपनी कई मिस्ट्रेसेस भी रखते थे मुग़ल राजा। वो काफ़ी सारी शादियाँ तो करते थे पर काफ़ी मिस्ट्रेसेस भी रखते थे। तो फिर उन मिस्ट्रेसेस की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रथा थी कि इनकी सिक्योरिटी के लिए आदमियों को नहीं रखा जाता था। मैन वर नॉट केप्ट फॉर देयर सिक्योरिटी। हाँ, आर्मी होती थी पर वो आर्मी हरम के बाहर होती थी। ये जो टेक्निक है ये सेंट्रल एशिया की टेक्निक है कि अगर आपको अपनी मिस्ट्रेस को सिक्योर करना है और आप चाहते हो कि कोई उनकी तरफ बुरी नज़र ना रखे, तो इस चीज़ के लिए राजा हमेशा मदद लिया करते थे थर्ड जेंडर की। मुग़ल में भी आप देखोगे कि बहुत सारे यूनुक्स थे। यूनुक्स थर्ड जेंडर में ही होते हैं, है ना? थर्ड जेंडर में काउंट होते हैं यूनुक्स। तो इनको हम ट्रांसजेंडर्स भी कहते हैं। तो अहमद शाह के समय पे हम देखेंगे कि ये खुद तो कमज़ोर था, इसकी माता भी कमज़ोर थी। तो इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया जाता था एक यूनुक के द्वारा। जहाँ पर उसकी माँ रहती थी वहाँ पर थी एक यूनुक, उस यूनुक के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। तो एक यूनुक थी जो मुग़ल स्टेट चला रही थी। ठीक है, अहमद शाह की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि एक तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा यंग था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एरिस्टोक्रेसी को ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि ये सब क्या चल रहा है? कहाँ एक तरफ पे औरंगज़ेब का लेवल था, अकबर का लेवल था, और कहाँ पर ये अहमद शाह जैसा बंदा आ गया है अब कुर्सी पर, है ना? तो नादिर शाह के समय पर हम देखेंगे कि उसकी आर्मी में अब्दाली भी आया हुआ था। तो 1748 के बाद जब नादिर शाह मर जाता है, तब अब्दाली अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना लेता है। अफ़गानिस्तान में एक शूरा मिलता है। ठीक है, शूरा जो है, शूरा इज़ काउंसिल ऑफ अफ़गान किंग्स। ठीक है,
काउंसिल ऑफ अफगान किंग्स। तो अफगानिस्तान में एक शूरा मिलता है नादिर शाह की मृत्यु के बाद। तो प्रश्न उठाया जाता है कि अब किसको राजा बनाया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब हमारे रिलेशंस तो ईरान के साथ भी नहीं हैं। तो बहुत सारे पश्तू सरदारों में से देखा जाता है वहाँ पे एक और सरदार है। पश्तू सरदार कहते हैं कि हम लोग तो मोती हैं, पर हम मोतियों में भी एक मोती है, वह दर्रे दुर्रा है, और उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली जो है वह दर्रे दुर्रा है, इसलिए उसे दुर्रानी का टाइटल देंगे, ठीक है। वह दुर्रा है, इसलिए उसे किस चीज़ का टाइटल देंगे? दुर्रानी का टाइटल देंगे। दर्रे दुर्रा का मतलब होता है मोतियों में मोती, ठीक है। तो अब जो है अहमद शाह अब्दाली राजा बन गया, ठीक है। इसने जब ये पहले आया था नादिर शाह की आर्मी में, तब इसने भारत में बहुत ज़्यादा पैसा देखा था, तो इसने तब से ही सपना बना लिया था कि भारत तो जाऊंगा ही। तो इतनी ख़राब परिस्थिति हो जाती है जब अहमद शाह मुग़ल राजा बना था। एक अहमद शाह यहाँ पे मुग़ल राजा है और दूसरी तरफ अफ़गान राजा है अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह जो कि मुग़ल राजा जब बना था तो इतनी ख़राब परिस्थिति थी, ठीक है। ये वही अहमद शाह है जो रंगीला का बेटा था। तो इतनी ख़राब परिस्थिति थी कि हम देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली लगातार 2 बार अटैक करेगा और वो उत्तर भारत के इलाकों को लूटेगा। पूरी मुग़ल कोर्ट में बूम बूम हो जाती है कि हमारा राजा क्या कर रहा है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जा रहा है, राजा खुद कुछ और ही कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक यूनक को रखा हुआ है। इस यूनक का नाम वैसे बाय द वे जाविद खान था, ठीक है, जाविद खान। तो ये हमने जैसे कि बताया मैंने आपको, ये सेंट्रल एशिया की टेक्निक थी, खलीफाओं के समय की टेक्निक थी कि वो लोग गुलाम स्त्रियों को उठा कर ले जाते थे और फिर हरम की रखवाली एक यूनक से करवाते थे। यूनक का इम्पॉर्टेंट रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन में। अकबर के समय पर भी आपको यूनक दिखेंगी। आगरा के हरम में 5000 स्त्रियां अकबर ने पकड़ कर रखी थी। मेडिवल एरा की एक ये रियलिटी थी कि वुमन को कॉमोडिटी की तरह माना जाता था। सच्चाई तो ये है कि आज भी कई जगह पर वुमन को कॉमोडिटी की तरफ देखा जाता है, कॉमोडिटी की तरह देखा जाता है। जब तक ऐसा होगा तब तक सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन तो नहीं ही आ पाएगी, ठीक है। तो और साथ में खलीफा का मतलब होता है, मैंने कहा कि खलीफाओं के समय की टेक्निक थी यूनुक्स को रखना सिक्योरिटी के लिए। तो खलीफा का मतलब जब इस्लामिक किंगडम बने थे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन सब परिस्थितियों के अंदर एरिस्टोक्रेसी ये कहेगी, जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो रहा है ना, तो एरिस्टोक्रेसी ये कहेगी कि कुछ भी हो जाए, इसको अहमद शाह जो कि हमारा मुग़ल राजा है इसको हटाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब मंत्री लोग प्लान करेंगे कि इसको हटाना है। ये अब हमारे सामने 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो इस राजा को हटाना है और दूसरा अहमद शाह अब्दाली को रोकना है। तो ये डिस्कशन करेंगे कि भाई बोला तू जाएगा, तो वो दूसरा बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला अवध वाले को बुलाएं, बोला नहीं नहीं यार, बोला उसको तो पिछली बार उठा के किडनैप कर लिया था और रंगदारी मांग ली थी। तो बोला बंगाल वाला, बोला नहीं नहीं वो भी फटीचर है। तो बोला एक ही कौम है जो अब हमें बचा पाएगी। कौन? वो कौम है मराठा। जो मुग़ल 50 साल पहले मराठाओं को ख़त्म करने के लिए लड़ रहे थे, वो मुग़ल अब मराठा को कह रहे हैं कि हमें बचा लो। 1720 के बाद 1750 तक आते आते लगभग पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत में अपना दबदबा बना लिया था मराठाओं ने। उन्होंने निज़ाम की पटाई कर ली थी और कार्नेटिक पर भी उन्होंने अपना दबदबा इस्टेब्लिश कर लिया था। कार्नेटिक के राजा दोस्त अली को इन्होंने मरवाया था और दोस्त अली के दामाद यानी चंदा साहिब को इन्होंने किडनैप भी किया था। मराठा उस समय पर तंजौर में थे। कार्नेटिक वाली स्टोरी जो है, तो उस समय पे मराठा तंजौर में भी थे। तो कार्नेटिक का नवाब एक बार छोटे मोटे
जो मराठा राजा हैं उनको परेशान कर रहा था। ये अराउंड 1740 की बात है। तो तंजौर के जो छोटे राजा थे उन्होंने पेशवा के पास कंप्लेंट कर दी कि यहाँ नीचे भी थोड़ा ध्यान दो, कर्नाटिक राज्य का राजा हमें तंग कर रहा है। तो फिर पेशवा आए, बाजीराव आए, पेशवा बाजीराव। उन्होंने उस समय तक निज़ाम को तो पानी पिला ही दिया था, हैदराबाद के निज़ाम को उस समय तक, और निज़ाम ने पेशवा की सुज़ेरनिटी भी एक्सेप्ट कर ली थी। तो फिर वो गए और उन्होंने कर्नाटिक के नवाब की पिक्चर भी हटा दी, पिक्चर रिमूव कर दी पेशवा ने। तो अहमद शाह के कार्यकाल में मराठास बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे और उस समय पर बाजीराव वन की संतान गद्दी पर बैठेगी और उनको हम कहते हैं, या उनका नाम है नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है बालाजी बाजीराव भी कहते हैं इनको, बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव भी बहुत शक्तिशाली थे। मुगलों ने उनको दिल्ली में बुलाया था और कहा कि आप बहुत शक्तिशाली है, हम मानते हैं कि आपने ऑलमोस्ट पूरा भारत जीता हुआ है, क्योंकि उस समय तक मराठाओं ने बंगाल से भी रंगदारी लेना शुरू कर दिया था। मराठा उस समय पर अपनी रेड के लिए जाने जाते थे। वो एक ही बात बोलते थे कि हमें चौथ मिलनी चाहिए। चौथ का मतलब यानी कि चौथा भाग, यानी कि 25% ऑफ द रेवेन्यू। तो राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनको भी मुगलों ने कहा कि, मतलब राजस्थान, सॉरी, मराठा जो है वो राजस्थान में भी गए, राजस्थान में राजपूत राजाओं के एरिया से, और वहाँ से भी उन्होंने जो है पैसा कलेक्ट किया, ठीक है। तो मुगलों ने कहा कि भैया तुम्हें राजस्थान वाले एरिया से भी पैसा कलेक्ट करना है तो तुम कर लेना, पर भविष्य में हमें प्रोटेक्ट करना तुम अहमद शाह अब्दाली से। तो ये सब कह रहा है मुग़ल राजा अहमद शाह और उसका वज़ीर इत्मद उद दौला। उसका वज़ीर का नाम क्या है, अहमद शाह के वज़ीर का? इत्मद उद दौला, ठीक है, इत्मद दौला। तो ये 1754 की बात है। दिस इज़ द टाइम ऑफ 1754। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि जो सिखों का जो स्टेट था, ठीक है, वो अफ़गानों ने ले लिया था, ठीक है, पंजाब वाला एरिया। तो इन्होंने मराठाओं को बुलाया, मुग़लों ने। उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्ट कर दो, ठीक है। नाना साहिब ने पूछा कि प्रोटेक्शन के बदले हमें क्या मिलेगा, है ना। तो मराठास ने प्रपोज़ किया था कि हमको दिल्ली के आजू वाले रीजन में से चौथ चाहिए, आगरा के और राजस्थान के भी कुछ विस्तार से और पंजाब के भी कुछ विस्तार से हमें चौथ चाहिए। जब हम जाएंगे तब आप हमें रोकेंगे नहीं। तो अब इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को कहा था मुग़लों ने कि तुम पंजाब तक आना, वहाँ से आगे मत आना। अब मुग़ल राजा को डर था कि अब्दाली फिर से आएगा, है ना। इन्होंने मराठाओं को ये सब दे तो दिया जो भी मराठाओं ने मांगा, पर ये मराठास पता नहीं अब कब आएंगे मदद करने। आगरा दे तो दिया, और आगरा देने के चक्कर में जाट लोग भी नाराज़ हो गए थे, ठीक है। तो जाटों को मुग़लों ने कहा था कि भाई थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लो, मराठास ने प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी है। फिर अलवर वाला रीजन जब अलाउ किया था मराठास को चौथ लेने के लिए, तो उससे राजस्थान स्टेट्स भी नाराज़ हो गए थे। तो राजस्थान स्टेट ने भी कहा कि ये क्या हो रहा है भाई। मुग़लों ने कहा यार थोड़ा हाथ पांव जोड़ते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, हाँ, ये लोग हम लोगों को प्रोटेक्शन की गारंटी दे रहे हैं, तुम्हारी भी सिक्योरिटी और मेरी भी सिक्योरिटी। तो राजपूतों और जाटों को नाराज़ करके राजपूतों और जाटों को नाराज़ करके मराठाओं को ऊपर लाया गया था मुग़लों द्वारा। मराठा ने बोला था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब नाना साहिब दिल्ली में ट्रीटी करके वापस आए तो उनका स्वागत किया गया था कि मुग़ल राजाओं के साथ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ट्रीटी करके आए हैं ये। एक वक्त पर आगरा में छत्रपति शिवाजी को औरंगज़ेब ने जेल में डाला था, अब उसी आगरा में ये ट्रीटी करके आए हैं, और वही आगरा से मराठा पैसे उठा रहे हैं और चौथ ले रहे हैं। तो अहमद शाह कमज़ोर राजा था और इसी वजह से मंत्रिमंडल में फिर से गेम होती है, और जो वज़ीर था इसका इमाद उद दौला, ये अब मैं राइट स्पेलिंग लिख रहा हूँ,
जो वज़ीर था इमाद उद दौला, DAULA, इसी वजह से, ठीक है, जो वज़ीर था इमाद उद दौला, इसने अहमद शाह की हत्या की गेम बजा दी। अहमद शाह की भी आंखें निकाल दी गई थी, जैसे कि फारूक सियार के साथ किया था, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह को भी टपका दिया गया। तो फिर अब इमाद उद दौला नया किंग मेकर बन जाएगा। इसमें मराठा के साथ ये ट्रीटी कंटिन्यू रखेगा और बोलेगा कि आपको प्रोटेक्ट करना है हम लोगों को, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मराठा अब शक्तिशाली हो चुके थे क्योंकि पैसा आ रहा था। तो मराठा ने कहा कि अब हम दिल्ली से आगे जाएंगे। तो किसी ने कहा, बोला दिल्ली से आगे जाओगे तो पंजाब आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चले जाएंगे। तो किसी ने कहा कि पंजाब आएगा तो अफ़गान भी आएंगे। तो उन्होंने कहा कि लड़ लेंगे। तो 1755 ऑनवर्ड्स, 1755 के समय से पंजाब बिकेम अ कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बिटवीन मराठाज एंड अफगान्स, ठीक है। तो ये ले चलेगा हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और ये बैटल होगी आपकी 1761 में, ठीक है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी। तो मराठास जो कि पंजाब की तरफ जाने की नीति कर रहे थे, और इन्होंने इनकी जो चौथ की नीति भी थी, इस नीति को अफ़गानों ने स्वीकार नहीं किया। इनके बीच फिर संघर्ष हुआ, और इसी संघर्ष को हम तीसरे पानीपत के युद्ध के रूप में पहचानते हैं। पहले और दूसरे पानीपत के युद्ध को हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि किंग मेकर ने अहमद शाह को मरवा दिया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई और उसको टपका दिया गया। फिर अब बात हुई कि अब क्या करेंगे, दोबारा किसी डांसर के लड़के को राजा बनाएंगे तो फिर से कोर्ट पॉलिटिक्स होगी। तो इमाद उद दौला ढूंढ रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें रॉयल ब्लड हो, जिसे अपॉइंट कर सकें। तो जहंदर शाह का लड़का दिखाई देता है। जहंदर शाह वही जो 1 साल तक राजा बना था। इसका नाम था जहंदर शाह के लड़के का, इसका नाम था आलमगीर टू। आलमगीर टू इसको जो है अजीज़ुद्दीन के रूप में भी पहचानते हैं। किस नाम से? अजीज़ुद्दीन के रूप में भी पहचानते हैं। आलमगीर जो है, आलमगीर 1, ये 1754 में राजा बन गया। नहीं सॉरी, आलमगीर 2 1754 में राजा बना, ठीक है। आलमगीर 1 जो है वो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब का नाम था आलमगीर 1। तो ये 1754 में राजा बना आलमगीर 2। ये भी अपने वज़ीर के इन्फ्लुएंस में था। इसके समय में भी अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में आकर के लूटपाट की, तो मुग़लों में बौखलाहट होगी। उन्होंने मराठाओं को कहा, तुम मदद करने क्यों नहीं आ रहे हो भाई, आ जाओ। तो मराठाओं ने कहा, आ रहे हैं, टाइम लगेगा। तो दिल्ली हम देख रहे हैं कि इस समय कमज़ोर है, अफ़गान लगातार हमला कर रहे हैं। दिल्ली के शासक इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बंगाल में जब प्लासी होगा 1757 में, 1757 में जब बंगाल में प्लासी होगा तो दिल्ली के राजा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय में हमको ये भी पता चलता है कि 1759 में, यानी कि 1759 में बंगाल के ही अंदर बेदरा की लड़ाई भी होगी। तब भी दिल्ली का राजा कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही ये बंगाल के इश्यू में कुछ कर पाया था। इसी समय में जब पहला वांडी वॉश हुआ, बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ, तब भी दिल्ली का राजा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि दिल्ली के राजा तो खुद को बचाने में लगे हुए थे अफ़गानों से। लेटर मुगल्स में हम मेनली 3 किंग मेकर्स को देखते हैं, ठीक है। ओके, इन 3 किंग मेकर्स में पहला आपका एक जुल्फ़िकार खान हो गया, जुल्फ़िकार खान, ठीक है। दूसरा आपका सैयद ब्रदर्स हो गए, ठीक है, सैयद ब्रदर्स। और तीसरा हो गया आपका इमाद उद दौला, ठीक है, इमाद उद दौला। ये हो गया आपका तीसरा किंग मेकर। तीनों के तीनों किंग मेकर जो थे ये वज़ीर की पोजीशन पे थे। तो हम देखते हैं कि ये 3 लड़ाइयाँ हो गई, और इस समय में मुग़लों का जो वज़ीर था इमाद उद दौला, उसने मराठाओं को बोला आप आ जाओ। तो 1760 तक आते आते मराठा फैसला लेते हैं कि अब दिल्ली की तरफ जाते हैं। एक तरफ पर आलमगीर 2 को हराया जाता है और
शाह आलम टू को अपॉइंट किया जाता है। शाह आलम टू को अपॉइंट किया जाता है। ये शाह आलम टू जो है इतने कमज़ोर थे कि इन्होंने अफ़गानों से लड़ने के लिए मराठा को भेजा। तो मराठा जाते हैं लड़ने के लिए, पर अफ़गान काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और पानीपत की जब लड़ाई ख़त्म हुई तो मराठा हार जाते हैं। और इस समय तक ब्रिटिश ने ऑलरेडी प्लासी कर दिया है, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। हम देखेंगे कि 1760 के बाद शाह आलम टू का गद्दी पर आना और तीसरा पानीपत का युद्ध करना, हम देखेंगे कि 1760 के बाद शाह आलम टू का गद्दी पर आना और तीसरा पानीपत का युद्ध होना, ये दोनों पैरेलल इंसिडेंट्स हैं। पानीपत की लड़ाई में मुगलों ने सोचा था कि मराठा की हम मदद करेंगे, ठीक है, हम किसकी मदद करेंगे, मराठा की मदद करेंगे, पर मराठा तो हार गए। मराठा ने कहा कि दुआ में याद रखना, आप अपना संभालिए, हम नीचे जाते हैं। तो हमने देखा कि मराठा पानीपत में हार गए और इन्होंने मुगलों को कहा कि दुआ में याद रखना, अब हम नीचे जाते हैं, ठीक है। तो अफ़गानों ने जो है मुगलों को पूछा कि आप इतनी चर्बी चढ़ गई आप लोगों को कि आपने एक स्थानीय राजा की मदद से आप हम लोगों को हराने चले थे। आपको पता भी है कि हमारी और आपकी पुश्तैनी लड़ाई है। बाबर के समय से लेकर के अफ़गान और मंगोल्स आपस में लड़ रहे हैं। लोधी जो है, लोधी भी अफ़गान ओरिजिन का ही था, ठीक है, बाबर मंगोल था, ठीक है। आपका मंगोल जो शब्द है वो मुग़ल शब्द से आया है, नहीं सॉरी, मंगोल शब्द से आपका मुग़ल शब्द आया है, ठीक है। 1761 में जब तीसरी बार पानीपत की लड़ाई हुई तो शाह आलम दो कुर्सी पर बैठे हैं इस समय, शाह आलम टू, ठीक है। इनको इमादुद्दौला के द्वारा बिठाया गया था। इनकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मराठा से मांगी गई मदद काम नहीं आई थी। तो अब शाह आलम टू दौड़ रहा है कि कोई तो बचाओ। ना तो वो अवध में आ गया, दिल्ली के आसपास के इलाके में इस समय काफ़ी अफ़गान किंगडम बन चुके थे इस समय तक, जब ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि ये किंगडम्स कब बने थे, ये किंगडम्स तब बने थे जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उसके ट्रांजिशन पीरियड में ही अफ़गान्स भारत में आए थे, ठीक है। तो लोकल जो अफ़गान राजा हैं वो अब इनकी फॉरेनर अफ़गानों की मदद कर रहे थे, बाहर के अफ़गानों की ये लोग मदद कर रहे थे। और शाह आलम टू जो है वो अवध में बैठा हुआ है इलाहाबाद में आ करके कि कोई तो बचाओ। वेस्टर्न यूपी वाले इलाके में रोहिलखंड करके एक जगह है और एक और प्लेस है फारुखाबाद। यहाँ इन दोनों जगहों की जो अफ़गान डायनेस्टी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। ये लोग सब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, अफ़गानों ने गठबंधन बना दिया है। तो अब्दाली कह रहा था, सॉरी, अब्दाली कह कर गया था कि मुग़लों को खुंदेल खुंदेल कर मारना, इनको बोल के गया था लोकल अफ़गानों को, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने इस समय तक बंगाल करके रखा है, ठीक है, इनको पड़ी ही नहीं है क्योंकि इनको बाकी मुग़लों को पड़ी ही नहीं है ना, मुग़लों को अपने आप को बचाने की लगी हुई है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो है मुग़ल राजा वो दिल्ली छोड़ के भाग गया है। इसको फ्यूजिटिव मुग़ल के रूप में भी टाइटल दिया गया है। क्या टाइटल दिया गया है इसको? फ्यूजिटिव मुग़ल के रूप में भी टाइटल दिया गया है शाह आलम टू को। तो ये जो अवध का राजा है इसको मुग़ल राजा कह रहा है कि मेरी मदद कर दे, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ मराठाओं के कैंप में मातम छाया हुआ है। क्या अफ़गानिस्तान से तो आए ये अफ़गानी, पर ये दिल्ली में भी घुसे हुए थे अफ़गान्स, ठीक है। ये रोहिलखंड में भी थे, ये फारुखाबाद में भी थे, ये इतने सारे रीजन में ये भरे पड़े हुए थे, ठीक है। और दूसरी तरफ मराठा बेचारे दुखी हैं, नाना साहिब की मृत्यु हो चुकी है
और इनकी एक पूरी की पूरी जनरेशन ख़त्म हो गई थी मराठाओं की। महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो तीसरे पानीपत युद्ध में। तो तीसरे पानीपत युद्ध के बाद महाराष्ट्र में कोहराम छाया हुआ है। मुग़ल राजा अवध में बैठे हैं वहाँ की राजा की मदद लेकर के, ठीक है। तो अवध का राजा उससे रंगदारी मांग रहा है मुग़ल राजा से, ठीक है, और कह रहा है कि तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा यहाँ पर। मुग़ल सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। फिर वो बंगाल की तरफ देख रहे हैं और वहाँ देखा तो उन्हें पता चला कि बंगाल भी हाथ से चला गया है। 1757 में 1757 में पलासी की लड़ाई की वजह से वहाँ के राजा सिराजुद्दौला को मार दिया गया है। अंग्रेज़ों ने पपेट के रूप में मीर जाफ़र को उन्होंने वहाँ पर नवाब बनाया है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ लोगों ने मीर कासिम को नवाब बनाया, ठीक है। पहले कौन था? पहले था आपका मीर जाफ़र, ठीक है। अंग्रेज़ों ने बनाया था मीर जाफ़र को, फिर उसको हटा के मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों ने बनाया मीर कासिम को बंगाल का नवाब, ठीक है। तो मीर कासिम को नवाब बनाया, ये भी अंग्रेज़ों का पपेट था। फिर इसने मुग़ल एम्परर ने नीचे की तरफ देखा, नीचे इसने देखा हैदराबाद भी टूटा हुआ है ना। तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आके बैठ चुकी है, क्योंकि बसी जा चुका है हैदराबाद से, फ्रेंच भी जा चुके हैं। तो बोला कार्नेटिक जो राज्य है अपना वो भी मुग़लों के हाथ से जा चुका है ना, वहाँ पर भी अंग्रेज़ अब आ चुके हैं। तो बाकी बोला मैसूर का क्या हाल है? बोला मैसूर तो कभी हमारा था ही नहीं। तो बंगाल में देखा इन्होंने मुग़ल एम्परर ने, और फिर कहा कि वहाँ पे भी जो बंगाल में अब नवाब है वो भी अब हमारे हाथ में नहीं है, वो अंग्रेज़ों का पपेट है। खुद शाह आलम तो एक रिफ्यूजी की तरह रह रहा है इलाहाबाद के इलाके में अवध नवाब के अंडर, ठीक है। और फिर अपनी छोटी मोटी सेना लेकर के ये वहाँ पे रह रहा है अवध नवाब के अंडर। तो क्योंकि अफ़गान इसको जीने नहीं दे रहे थे, इस वजह से दिल्ली वाला रीजन छोड़ के आया था, ठीक है। तो इस पीरियड में मीर कासिम जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पपेट था, उसने कंपनी के सामने बगावत कर दी। कब? 1764 में इसने कंपनी के सामने बगावत कर दी, ठीक है। तो वो अवध आया मीर कासिम, और वहाँ के नवाब जो कि है शुजा-उद-दौला, उसको मीर कासिम ने बोला कि कंपनी ने मेरे नाक में दम करके रखा है, मेरी मदद कर दो, ठीक है। तो शुजा-उद-दौला, ठीक है, को अब पता है कि प्लासी हो चुकी है। उसके बाद मीर जाफ़िर को हटाया, फिर मीर कासिम को हटाया, और फिर शुजा सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मदद करूं या नहीं करूं। उसने कहा कि मैं मदद करूंगा। तो शाह आलम टू जो कि खुद रिफ्यूजी है, वो इसको कह रहा है कि मैं भी तेरी मदद करूंगा। खुद तो बंदा रिफ्यूजी है, फिर भी कह रहा है कि मैं भी तेरी मदद करूंगा। तो हम देखेंगे कि अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम टू, अवध के नवाब और मीर कासिम और शाह आलम टू, इन्होंने मिलकर एक कोलिशन बनाया। इन्होंने कहा कि अब हम बंगाल में ब्रिटिशर्स को हटाएंगे वहाँ से। तो जो व्यक्ति दिल्ली से मार खा के खुद रिफ्यूजी बनकर अपने सूबेदार के स्टेट में बैठा है, वो कह रहा है कि ब्रिटिश को बंगाल से हटा देंगे और बंगाल को ब्रिटिश से मुक्ति दिलवाएंगे। और इन लोगों ने 1764 में लड़ाई कर दी, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। तो ये एक ऐसी खतरनाक लड़ाई थी जहां इन तीनों को पीटा गया था। शाह आलम टू को भी मारा गया, अवध के नवाब को भी मारा गया और मीर कासिम को भी मारा गया। फिर से इतिहास दोहराया जाएगा यहाँ पर, जहाँ अंग्रेज़ों के पास छोटी सी सेना थी और दूसरी तरफ बहुत बड़ी सेना थी, पर छोटी सी सेना बड़ी सेना को हराएगी। जब ये तीनों हार गए तो मीर कासिम को तो भगा दिया गया, उसका पत्ता कट गया। अवध के राजा को बुलाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कहा कि तेरे को बड़ी चर्बी थी, रॉबर्ट क्लाइव था उस समय पर,
तू क्यों बीच में पड़ा? उसने कहा अवध के नवाब ने, मैं तो दोस्ती निभा रहा था, अब अपनी दोस्ती के लिए तू कीमत चला, ऐसा कहा। कीमत चुका, अब तू अपनी दोस्ती के लिए कीमत चुका, ऐसा कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अवध के नवाब अपने आप को कोरा कागज़ लिया उन्होंने, और उनको कहा गया अंग्रेज़ों द्वारा कि अब इस पर साइन करो। और फिर शाह आलम दो को बुलाया गया, तो उसको भी ये कहा गया कि तू तो दिल्ली में होता था, बोला वहाँ अफ़गान तंग कर रहे हैं। तो कंपनी ने उसे भी साइन करवाए, ठीक है। तो इन दोनों के साथ इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी का परिणाम ये हुआ कि 1764 के बाद अब मुग़ल राजा शाह आलम टू जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट बनकर रह गया। इनकी सत्ता हाथ से ले ली, इनकी बाद इनकी रेवेन्यू, इनके पॉलिटिकल पावर सब इनके हाथ से ले लिए, ठीक है। तो एक साइड पर अफ़गानों ने मारा और दूसरी साइड पर अंग्रेज़ों ने मारा। अफ़गानों ने इसलिए मारा क्योंकि मराठा डिफेंड नहीं कर पाए, अंग्रेज़ों के हाथों से मार नहीं खाते अगर बंगाल में इंटरफेयर नहीं करते। शाह आलम टू की हालत कब ख़राब है? He stayed under the supervision of EIC from 1664 to 1771 for 7 years। 1771 में मराठा जो है अपने आप को रिवाइव करते हैं, फिर ये कहते हैं कि अब बहुत मातम हो गया, अब अपने आप को रिवाइव करते हैं, और पानीपत को 10 साल हो गए हैं। मराठा ने कहा अपने दिल्ली वापस ले जाएंगे, पर मुग़ल बादशाह कहाँ है? बोला वो तो पानीपत के बाद दिल्ली से अवध भाग गया था, और बंगाल में भी इतना कांड किया, तो और बंगाल में भी कांड किया था, ठीक है, इसलिए भी भागा था। तो अंग्रेज़ों ने उनको उठा दिया, उठा दिया, ठीक है। मराठा उनको दिल्ली में बिठाते हैं। मराठास जो हैं वो मुग़ल राजा को अवध से उठाकर वापस दिल्ली में बिठा देते हैं। तो 1806 तक शाह आलम दो जो है, शाह आलम टू, वो पावर में रहेगा। पर इसकी हालत ख़राब हो गई थी, ये जब तक पावर में था और तब मुग़ल राजा कुछ नहीं कर पा रहे थे, बल्कि मैसूर को तो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा 1766 से 1799 तक। मुग़ल किंग जो है वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया इस सब के खिलाफ, ना ही कुछ एक्शन ले पाया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। खुद पेंशन पर जो जी रहा था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम टू हैड बिकेम पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मुग़ल बादशाह इज़ सो वीक कि ये कुछ कर नहीं पा रहा। 1806 के बाद दो ही मुग़ल राजा मिलेंगे आपको, एक आया अकबर टू और लास्ट में आएगा बहादुर शाह। अकबर टू तक आते आते एक ब्रिटिश गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। उसने कहा कि आज के बाद तुम्हारी और हमारी स्टेटस इक्वल हो जाएगी। किसने कहा ऐसा? लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा। और ज़्यादा चर्बी करोगे तो तुम्हारी पेंशन बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद विलियम बेंटिक तक आते आते इसकी पेंशन आधी कर दी गई थी। कब तक? विलियम बेंटिक तक आते आते। राम मोहन रॉय उस टाइम तक काफ़ी एस्टेब्लिश हो गए थे सोसाइटी में, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो गई थी उनकी। तो ये राम मोहन रॉय को कहते हैं कि मैं तुझे राजा का टाइटल दूंगा, मेरी पेंशन बढ़वा दे। रॉबर्ट क्लाइव ने इनको पेंशन देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जस्ट अ मिनट। तो हमने देखा कि राम मोहन रॉय जो है इस समय पे एक अच्छे वो थे सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। तो राम मोहन रॉय को इसने कहा कि यार मेरी पेंशन बढ़वा दे। रॉबर्ट क्लाइव ने इनको पेंशन देना शुरू करवाया था और विलियम बेंटिक ने इनकी पेंशन कम करवाई थी।
तो ये राम मोहन रॉय को लंदन भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और इंग्लैंड में जा कर के मेरे लिए वकालत कीजिए और मेरी पेंशन बढ़वा दीजिए। जब राम मोहन रॉय लंदन गए, इस खुशी में उनको राजा का टाइटल दिया था इसने। अब राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी ब्रिटिशर्स के साथ अच्छी बनती थी, अंग्रेज़ी भी आती थी और सती प्रथा के लेकर भी ऑलरेडी आंदोलन कर चुके थे राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ये सिर्फ राम नाम के राजा थे राम मोहन रॉय, एक्चुअल में राजा नहीं थे। ठीक है, इस पीरियड में अंग्रेज़ों ने ऑलमोस्ट पूरा भारत जीत लिया था, नेपाल जीत लिया था और बर्मा भी जीत लिया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन भी आ गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये मुग़ल राजा भी गए। ठीक है, और फिर लास्ट में मुग़ल राजा आए बहादुर शाह टू। इनको बहादुर शाह जफ़र के रूप में भी पहचानते हैं। ठीक है, लास्ट मुग़ल राजा कौन आए? बहादुर शाह टू। इनको एक और नाम से पहचानते हैं हम, वो है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र, तो इनको हम बहादुर शाह जफ़र के रूप में भी पहचानते हैं क्योंकि ये इनका टाइटल था जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र इतने मजबूर हो गए थे कि जब पंजाब को एनेक्स किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ये कुछ नहीं बोले। जब अफ़गानिस्तान पर युद्ध किया गया था अंग्रेज़ों ने तो भी ये कुछ नहीं बोले थे। और आखिर में इनके कार्यकाल में एक गवर्नर आएगा डलहौज़ी। डलहौज़ी ने पूछा अपने एडवाइज़र को कि लाल किले में कौन रहता है। बोला क्यों? बोला ऑर्डर दे दो कि, तो किसी ने उत्तर दिया कि मुग़ल रहते हैं लाल किले में। तो बोला ऑर्डर दे दो कि यू आर द लास्ट टू स्टे इन लाल किला, यू आर द लास्ट टू स्टे इन रेड फोर्ट। उसके बाद अलाउ नहीं करेंगे इनकी फैमिली मेम्बर्स को हम यहाँ पर रहने के लिए। डलहौज़ी वॉज अ एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बिल्डर। वो तो एनेक्सेशन की पॉलिसी में ही मानता था डलहौज़ी। तो इस पीरियड में बहादुर शाह जफ़र को आधिकारिक आदेश मिल चुके थे बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौज़ी कि आप आखिरी किंग हो जो रेड फोर्ट में रहेंगे, और आज के बाद मुग़ल किंग की अथॉरिटी भी बंद हो जाएगी। आज के बाद कोई भी मुग़ल एम्परर ऑफ इंडिया नहीं होगा, पूरी की पूरी हायरार्की ख़त्म, लीनिएज ख़त्म। ये दिन फिर दिन आया 10 मई 1857 का। 10 मई 1857 को मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी की छावनी के अंदर बगावत हुई। सैनिक दौड़े दौड़े 11 मई तक दिल्ली पहुंचे। लाल किले में हडसन की कंपनी थी, वहाँ पर हडसन को गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफ़र नींद में थे, उनको नींद से उठाया गया। उनको बोला कि उठो 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 उठो। बहादुर शाह ने बोला आप कौन? बोला हम ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक हैं। अच्छा तो? बोला हमने बगावत कर दी है, हम आपको शहंशाह हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम विरोध कर रहे हैं। जफ़र ने कहा 1 मिनट, अंग्रेज़ों को पूछ के आता हूँ। ही वॉज सो मच डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश। बहादुर शाह जफ़र वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश। बल्कि एक कहानी भी आती है जो ये कहती है कि जफ़र ने एक्चुअली कोशिश की थी टू आस्क द ब्रिटिश बाय सेंडिंग अ टेलीग्राम टू आगरा। इसने आगरा को टेलीग्राम भेजा था और ब्रिटिशर्स को पूछा था कि कुछ सोल्जर्स आए हैं, वो मुझे शहंशाह हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, शैल आई डू दैट और नॉट, शैल आई डू दैट और नॉट। बहादुर शाह जफ़र बूढ़ा था, एक टाइट्यूलर हेड दिया गया था कि आप हमारे नेता हो। फिर उसके बाद जब 1857 का विद्रोह ख़त्म हुआ, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र को उठा के भेज दिया गया रंगून को, और यहाँ पर फिर लेटर मुग़ल्स की कहानी ख़त्म हो गई, मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया। तो हमने देखा कि मुग़ल डेक्लाइन की वजह से 3 अलग अलग प्रकार के नए राज्यों का निर्माण होगा। नंबर 1 कुछ सक्सेसर स्टेट्स होंगे, नंबर 2 कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगे, नंबर 3 और कुछ नए स्टेट्स भी होंगे। और ब्रिटिशर्स अब एक एक करके इनको ख़त्म करेंगे
ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ फार डू यू एग्री 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया was an era of kingmakers instead of kings. How far do you agree 18th century India was an era of kingmakers instead of kings? ठीक है, तो आप सोचना इस सवाल के बारे में कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।